जैसा कि हम सभी को पता है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारे देश के अंदर जितने भी इंडस्ट्रियल सेक्टर थे उनका हालत बहुत ही बुरा था। इनके क्या कारण थे? इनके कारण थे अंग्रेज़ों ने कभी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ाने की कोशिश नहीं की, जिस वजह से हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज़्यादा बैकवर्ड था। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कई सारी पॉलिसीज़ लेके आई जिससे हमारे देश के इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप किया जा सके। तो चलिए अब हम पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ते हैं। वैसे तो हमारे देश में इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ टाइम टू टाइम बनती रही है जिससे हम अपनी इंडस्ट्री सेक्टर को बढ़ा सके। तो इसमें हम देखते हैं कब कब इंडस्ट्री पॉलिसीज़ बना है। तो हम बात करते हैं फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 को बना था। वहीं बात करते हैं सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी की, वो बना था 1956 को। यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि हम इस पूरे चैप्टर में उस पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कि 1956 में बना था। वहीं बात करें थर्ड पॉलिसी की, वह बना था 1977 में। अब हम बात करते हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल पॉलिसी की, वो बना था 1980 में। वहीं बात करें फिफ्थ इंडस्ट्रियल पॉलिसी की तो वो बना था 1991 में। अब हम बात करते हैं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ जितने भी बनाए गए उनका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्टिव से। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, और यह बहुत मेन ऑब्जेक्टिव था, जिसका नाम था जीडीपी ग्रोथ। हाँ जी, हर एक कंट्री चाहता है कि उसकी जीडीपी का ग्रोथ हो। जब भी मैं बात करूं जीडीपी के ग्रोथ की तो इसका मतलब होता है कि अब लोगों का लाइफस्टाइल का बदलना। अगर जीडीपी ज़्यादा बढ़ेगा तो हम लोग और ज़्यादा अमीर होंगे, उस देश के लोग और ज़्यादा अमीर होंगे। तो जीडीपी अच्छा संकेत देता है किसी भी देश के लिए। वहीं बात करें सेकेंड पॉइंट की, जो कि ऑब्जेक्टिव था इंडस्ट्रियल पॉलिसी का, जिसका नाम है मॉडर्नाइजेशन। हम चाहते थे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमेशा आधुनिक तकनीकों का यूज़ किया जाए, मतलब मॉडर्न टेक्निक का यूज़ हो, जिससे हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़ सके। वही बात करते हैं इंडस्ट्रियल ऑब्जेक्टिव के थर्ड पॉइंट की, जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ रीजनल इंडस्ट्री। मतलब हमने कई सारी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जिससे गांव या फिर उन छोटे छोटे दूर दराज के क्षेत्रों में इंडस्ट्री को सेटअप किया जा सके, ताकि उन गांव का डेवलपमेंट किया जा सके। हमें पता है जिस जगह पे या फिर जिस शहर में इंडस्ट्रियल सेक्टर पाया जाता है वो क्षेत्र ऑटोमेटिक डेवलप हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे रहने वाले लोगों को रोज़गार मिलने लग जाता है, जिससे उनकी लाइफस्टाइल बदल जाती है और वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं जो थर्ड ऑब्जेक्टिव था उसका मेन मकसद था डेवलपमेंट ऑफ रीजनल इंडस्ट्री। रीजनल इंडस्ट्री का मतलब होता है गांव क्षेत्र में इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होना। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऑब्जेक्टिव के फोर्थ पॉइंट की, जिसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी का बनाने का उद्देश्य था एक वर्कर जो कि इंडस्ट्री में काम करता है और मैनेजमेंट, उनके बीच में एक अच्छा रिलेशन को बनाया जा सके मिले। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल ऑब्जेक्टिव के फिफ्थ पॉइंट की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था इंडस्ट्रियल पॉलिसी का वो था अपने देश के रिजर्व को बढ़ाना। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं गुड एंड सर्विसेज को, उस टाइम पे हमें फॉरेन करेंसी प्राप्त होती है और उस फॉरेन करेंसी को हम क्या करते हैं अपने रुपीज़ में बदलते हैं। तो जब हम रुपीज़ में बदलते हैं तो आरबीआई के पास फॉरेन करेंसी चला जाता है और आरबीआई से हमें रुपीज़ की प्राप्ति हो जाती है। अब आरबीआई के पास जो ये फॉरेन करेंसी गया, जिससे आरबीआई का जो फॉरेन रिजर्व है वो इंक्रीज होने लग जाता है, और ये किसी भी देश के लिए अच्छी बात है कि उनका फॉरेन रिजर्व बढ़े। वहीं पे बात करें इंडस्ट्रियल ऑब्जेक्टिव के सिक्स पॉइंट की, जो था इंक्रीमेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हम चाहते थे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़े। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 की, जो कि इंडिया के अंदर सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ थी। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ मैंने बताया कि 1948 में बना था। वहीं बात करें सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ की, जो कि सेकेंड 5 ईयर प्लान भी था, जो कि 1956 को बना था और जिसको तैयार करने वाले हमारे इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था महालनोबिस। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है उनको 3 भागों में बांट दिया गया, मतलब 3 शेड्यूल में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट शेड्यूल में उन सारे इंडस्ट्रीज़ को रखा गया जिन पे गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता था। जहाँ पे हम देखते हैं शेड्यूल ए में टोटल 17 इंडस्ट्रीज़ को रखा गया। अब वहीं बात करते हैं शेड्यूल बी की, तो हम यहाँ पे देखते हैं शेड्यूल बी में उन सारे इंडस्ट्रीज़ को रखा गया जिनको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती थी। तो टोटल इनमें 12 इंडस्ट्रीज़ शामिल थी जिनको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट थी। यहीं पे बात करते हैं यह इंडस्ट्रीज प्राइवेट भी हो सकती थी और पब्लिक भी हो सकती थी।
अब हम बात करते हैं शेड्यूल सी की। तो शेड्यूल सी में उन सारे इंडस्ट्रीज़ को रखा गया जो शेड्यूल ए और शेड्यूल बी में नहीं थी। इनके अलावा जितनी इंडस्ट्रीज़ बच गई वो सारे के सारे शेड्यूल सी में रखी गई। तो हमने देखा कैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 में जितने भी इंडस्ट्रीज़ है उनको विभाजित किया गया अलग अलग शेड्यूल में। अब यहीं पे हम देखते हैं शेड्यूल ए, जिसमें मैंने आपको बताया कि इनमें टोटल 17 इंडस्ट्रीज़ को रखा गया, जिनमें से प्रमुख इंडस्ट्री इस प्रकार है। तो अब यहाँ पे हम कुछ प्रमुख या फिर बोले कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ को शेड्यूल ए में पढ़ेंगे। तो इनमें कौन कौन से इंडस्ट्रीज़ थे, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट इंडस्ट्रीज थी माइनिंग इंडस्ट्रीज़, सेकंड रेलवे इंडस्ट्रीज़, थर्ड एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़, फोर्थ एयर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़, 5 टेलीफोन इंडस्ट्रीज़, 6 इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज़, 7 ऑटोमिक एनर्जी इंडस्ट्रीज़, 8 हैवी प्लांट इंडस्ट्रीज़, 9 डिफेंस इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज़। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ मैंने शेड्यूल ए में बताई। यहाँ पे हम यह देखते हैं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 को एज अ बिगिनिंग ऑफ लाइसेंसिंग राज भी कहा जाता है। मतलब इस पॉलिसी के साथ ही कई सारे इंडस्ट्रीज़ के लिए लाइसेंस कंपलसरी कर दी गई। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसमें हम देखेंगे कि हमारा देश वैसे तो कहने के लिए मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करता था, लेकिन 1990 तक के दौर में हमें यह देखने को मिला कि गवर्नमेंट का ज़्यादा कंट्रोल था इकोनॉमी में। क्या प्रोडक्शन करना है, कैसे प्रोडक्शन करना है, किसके लिए प्रोडक्शन करना है, इस पे कंट्रोल लगभग गवर्नमेंट का ही होता था। साथ ही हम देखते हैं कि गवर्नमेंट अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने के लिए जितने भी फॉरेन इंडस्ट्रीज़ थी उन पे ज़्यादा टैक्स लगाना शुरू कर दिया, जिस वजह से कई सारी कंपनियां अपने देश को छोड़कर चली गई। और साथ ही कई ऐसी कंपनीज थी जो हमारे देश में आई नहीं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया था। जिनमें से प्रमुख कंपनी थी कोको कोला की और IBM, एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है उसकी। अब हम देखते हैं कि हमारे देश में लैक ऑफ इंडस्ट्रीज़ की वजह से हमारे देश का जो फॉरेन रिजर्व था वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग गया था। यहाँ पे फॉरेन रिजर्व क्या होता है ऑलरेडी मैंने बता दिया है, चलिए दोबारा से मैं आपको समझा देता हूँ। RBI के पास फॉरेन रिजर्व के नाम से एक रिजर्व होता है, जिसमें जितनी भी फॉरेन करेंसी होती है उसको शामिल किया जाता है। तो हम देखते हैं कि जैसे गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स को बढ़ा दिया गया और हमारे देश में फॉरेन इंडस्ट्रीज़ की कमी देखने को मिलने लगी, जिस वजह से हमारे देश का जो फॉरेन रिजर्व है वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लग गया। और फॉरेन रिजर्व के ख़त्म होने से 7 दिनों के इंपोर्ट के लिए भी पैसे नहीं बचे थे, जिस वजह से हमें अपने देश का सोना गिरवी रखवाना पड़ा। किन किन देशों में? तो बैंक ऑफ स्विट्ज़रलैंड, बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान, इन तीनों बैंकों में अपने देश का सोना को गिरवी रखवाना पड़ा ताकि अपने फॉरेन रिजर्व को बढ़ा सके। तो हमने बात की 1990 तक हमारे देश की क्या हालात थी। अब हम बात करते हैं 1990 के बाद, मतलब हम बात करते हैं 1991 की। इस टाइम पे नरसिम्हा राव की सरकार थी और इस पॉलिसी में हमें कौन कौन से चेंज देखने को मिले, ये सारे के सारे चेंजेस हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तभी 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने पूरे देश की इकोनॉमी को चेंज कर दिया। मतलब कई सारे पॉलिसीज़ जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए बने थे उनको बदलना पड़ा। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 की, जिसमें हम देखते हैं कि किन किन चीज़ों को अडॉप्ट किया गया। तो फर्स्ट है इसमें 1956 से जो भी पॉलिसीज़ बनी वो एक तरह से सोशलिस्ट पैटर्न को दिखाती थी। मतलब कि ज़्यादातर कंट्रोल किसका था? गवर्नमेंट का ही था। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल था और जो इंडस्ट्रीज़ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता था तो उस इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था इंडस्ट्रीज़ चलाने के लिए। वहीं पे बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, तो उसमें लाइसेंसिंग सिस्टम कर दिया गया था हमारी इकोनॉमी को। लाइसेंसिंग सिस्टम का क्या मतलब होता है? किसी भी इंडस्ट्री को ओपन करने के लिए उनको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती थी और यह लाइसेंस गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता था। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट में हमने उन इंडस्ट्रीज़ पे फोकस किया जो कि रीजनल एरिया में पाए जाते हैं, जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। इन पे हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया ताकि गरीब और अमीरों के बीच के जो डिफरेंस थे उसको कम किया जा सके। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। अब हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या क्या किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं।
आगे शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का क्या इंपॉर्टेंस होता है एक इकोनॉमी में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है, यह सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का काम करता है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि जितने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होते हैं उन सारे इंडस्ट्रीज़ में मशीन कम और लेबर का यूज़ ज़्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं यह बहुत बड़े मात्रा में एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध करवाते हैं, जिससे जितनी भी अनएम्प्लॉयमेंट की कमी होती है उसको दूर किया जाता है। तो हम बात करें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एक सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का भी काम करता है। वहीं बात करें थर्ड पॉइंट की, तो यह लेबर इंटेंसिव टेक्निक पर काम करता है। मतलब दो तरीके के टेक्निक्स होते हैं, एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, दूसरा होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है वो कौन से टेक्निक पे काम करता है? तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक पे काम करता है। कैसे? क्योंकि इनमें लेबर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है जबकि मशीन की रिक्वायरमेंट कम होती है। वहीं पे बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि जितने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे हम अपने इंपोर्ट में कमी ला सकते हैं। मतलब डिक्रीज़ इन इंपोर्ट। इंपोर्ट किसी भी देश के लिए अच्छी बात नहीं होती। अगर हमारे पास इंडस्ट्रीज ज़्यादा होंगी तो हमें जो सामान इंपोर्ट करवाना पड़ रहा था वो सामान को हम अपने देश में भी बना सकते हैं। इस वजह से जितनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी हमारे देश में, उससे अपने देश में कम इंपोर्ट देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, जिसमें हम देखते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एक्सपोर्ट को बढ़ावा देती है। मतलब कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट को मोटिवेट करती है, जिससे हमारे देश का एक्सपोर्ट बढ़ता है, जिससे हमारे पास फॉरेन करेंसी की प्राप्ति होती है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे उन सभी प्रॉब्लम्स की जिसे एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को फेस करनी पड़ती थी। तो हम बात करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम की, जिसका नाम है लैक ऑफ फाइनेंस। हमारे देश के अंदर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है उनको शुरू से ही फाइनेंस की कमी रही है। मतलब क्या हुआ, उनके पास पैसे नहीं हो पाते थे जिससे वो अपने इंडस्ट्रीज़ को चला सके। अब हम बात करते हैं सेकंड प्रॉब्लम की, जिसका नाम है लैक ऑफ रॉ मटेरियल। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कि हमने अभी पिछले वाले पॉइंट में पढ़ा कि कैसे हमारे देश के अंदर जितने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थे उनको फाइनेंस की नीड होती थी, उनके पास फाइनेंस की कमी होती थी, इस वजह से वो रॉ मटेरियल नहीं खरीद पाते थे। तो सेकंड पॉइंट में वही हम बात कर रहे हैं कि कैसे हमारे देश के अंदर जितने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थे उनको रॉ मटेरियल की कमी फेस करनी पड़ी थी शुरू से ही। वही बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जिसका नाम है लैक ऑफ मार्केटिंग या फिर डिफ़िकल्टीज इन मार्केटिंग। हम देखते हैं कि हमारे देश के जितने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थे, अगर वो प्रोडक्शन कर भी देते थे तो उनको बेचना कैसे है, इसकी हमेशा से कमी रही है। वो अपने सामान को सही कीमत पे नहीं बेच पाते थे। अब वही बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, जिसका नाम है लैक ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज़। हम देखते हैं कि हमारे देश में शुरू से ही जितने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थे उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी की कमी रही है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्योंकि बहुत महंगा आता है, जिस वजह से जितने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है वो इस पे इतना खर्च नहीं कर पाते थे, जिस वजह से उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं देखने को मिलती थी। वही बात करें फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट की, जिसका नाम है कंपटीशन फ्रॉम बिग इंडस्ट्रीज़। हम देखते हैं हमारे छोटे स्केल के जितने भी इंडस्ट्रीज़ है उनको अक्सर उनसे कंपटीशन करना पड़ता है जो बहुत बड़े इंडस्ट्रीज़ होते हैं।